treatment changing lives. Dr. Athar is also a consultant pulmonologist at Qayyim International Medical College, Islamabad. Please join me in welcoming Dr. Rizwan Athar. अच्छा, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये आखिरी प्रेजेंटेशन है और आपकी जान छूट जाएगी। बैड न्यूज़ ये है कि ये प्रेजेंटेशन आप देंगे, जिस तरह से आप सब जो बैठे हुए थे ना, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो आपसे सीखने आए हैं, ठीक है सर, आपकी तरफ बात नहीं आएंगी। इस प्रेजेंटेशन देने का सिर्फ एक मकसद है, आप लोगों को ये बताना कि क्या देना है सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट्स को और क्या नहीं देना, कब देना है, कितना देना है। अगर आप यहाँ से टेक होम मैसेज लेके ये चले जाएं कि आपने ये पेशेंट एक्यूट एक्सर्बेशन के साथ आपके साथ अस्थमा का या सीओपीडी का है, फर्स्ट आप पीपीआई देंगे, एमडीआई देंगे, क्या देंगे, यही इस पूरी प्रेजेंटेशन का निचोड़ होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी को हिस्ट्री का पता है आपको कि सबसे ज्यादा सबसे पुरानी कितनी हिस्ट्री है, कब स्टार्ट हुई थी और किस तरह की थी? यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर आप देखें ना, इंडिया और इजिप्ट में इसका स्टार्ट हुआ 1956 में, जो मीटर डोज इनहेलर है एमडीआई, ये स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद डिफरेंट इसमें इंप्रूवमेंट्स आती गई। आपका 2005 में जाके डीपीआईज, एफडीआईज और नेबुलाइजर्स वगैरह ये स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये इतना पुराना था, आपके जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स थे। अच्छा, इसमें तीन चीजें थी, गुड, बैड और अगली, ठीक है ना। तो ये क्या थी? गुड क्या था कि ये डिफरेंट जो मेडिसिन थी, जो बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक्स थी, जो अभी भी आपके एक्टिव प्रिंसिपल हैं डिफरेंट ड्रग्स के अंदर, उनको यूज किया गया। बैड ये था कि कुछ ब्रांड्स थे सिगरेट की शक्ल में दिए जाते थे, और अगली ये था कि एनीमा भी दिया जाता था इसके। तो इसमें आपने इनहेल्ड प्रोडक्ट्स पे क्यों जाना है, ओरल क्यों नहीं देते? मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं ना आप लोग, शायद खुशबू भी आ रही है खाने की, आपके पास ही आती है। तो बताएंगे जी कि इनहेल्ड प्रोडक्ट्स क्यों दिए, जवाब लिखा हुआ है माइक के। Smaller dose can be used for onset actions. ये पीजीज के पास है, हमारे पीजी है सर। अच्छा जी, स्टूडेंट्स आप सारे एमबीबीएस ही बताएं कि इनहेल्ड क्यों दी जाती है? लिखा हुआ है, इनहेल्ड डोज क्यों दी जाती है? अच्छा, शाबाश। और लिखा हुआ है सामने, पढ़ के बता। अच्छा, और स्मॉल डोज ही। आपने कभी देखा है कि इनहेलर जो यूज होता है उसके ऊपर डोज कितने में होती है? मिलीग्राम में होती है, Meter. माइक्रोग्राम में होती है, क्यों? और कभी आपने टैबलेट्स भी देखी होंगी, अभी भी कुछ आपको पल्मोनोलॉजिस्ट मिलेंगे जो देते हैं, उनकी डोज किस में होती है? जिसमें इवेंटुलिन वगैरह और ये दूसरी चीज़ें जो दी जाती हैं अस्थमा के लिए, जो कि अभी आउट ऑफ दी डेट आपके यहाँ में हो चुकी हैं सारी, तो वो मिलीग्राम्स में होती है। उनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, आपके कार्डियक इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, आपकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। तो इसलिए इनहेल्ड जितने भी आपके ना ड्राई पाउडर इनहेलर्स और मीटर डोज इनहेलर्स इजाद किए गए, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें तो एक लफ्ज़ आपने हमेशा भूलना है, नहीं भूलना कि स्मॉल एयरवे डिजीज़ क्या है। एसएमडी बार बार आएगा कि स्मॉल एयरवे डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। इसका क्या रोल है एस्थमा के अंदर और सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। Zaid.
ये एक स्टडी थी जिसके ऊपर स्मॉल एयरवे डिजीज या हमारा guideline ठीक नहीं था उसके उसमें, ऊपर COPD स्टडी की गई, इसको हम जल्दी जल्दी स्किप करेंगे क्योंकि रिव्यू कर लें। आप सब आधे सो चुके हैं। तो ये एक मल्टी सेंटर थी 9 कंट्रीज के अंदर की गई, तकरीबन 29 सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व थे, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील और चाइना के अंदर थी मेन। और इसके अंदर डिफरेंट जो मेथड्स यूज़ किए गए, 1 ईयर की स्टडी थी और उसमें यही देखा गया कि इसमें डिफरेंट पेशेंट्स इस तरह के जो आपकी जीना क्लासिफिकेशंस के ऊपर होते हैं ना, तो वो सबको इन्वॉल्व किया गया, सिवियरिटी बेस्ड होते हैं, स्टेप 1 से 5 तक जो होते हैं। और उसमें सब में देखा गया कि जो एसएडीज स्मॉल एयरवे डिसफंक्शन, ये 91 ऑफ दी एस्थमा पॉपुलेशन में मौजूद था। ठीक है, इसको बताने का मकसद ये है कि आपके जितने भी मीटर डोज इनहेलर्स हैं वो स्मॉल एयरवे लेवल पे जाके काम करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल एयरवे की डेफिनेशन क्या है वैसे? लेस देन 2 mm। तो लेस देन 2 mm मींस mm नहीं है, माइक्रो। अच्छा जी, ये इसी तरह स्मॉल एयरवे डिसफंक्शन को देखा गया, कैट स्कोर की बेस पे भी देखा गया डिफरेंट के उनके एंड अब स्टडी का रिजल्ट ये था कि ये आपके सीओपीडी पेशेंट्स में भी और ब्रोंकियल अस्थमा दोनों में एसिडी आपकी होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा मकसद ये है इस प्रेजेंटेशन का बताने का कि हर पेशेंट को 2 चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ड्राई पाउडर इनहेलर्स हैं और मीटर डोज। कौन से कब देनी है और किस तरह से देनी है, ये अगर आपको चीज़ आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद समझ आ गई तो आप समझ लें कि आपने पूरे जितने भी प्रेजेंटेशन लिए हैं सब आपके समझ में आ गई, आपने यहाँ से कुछ हासिल कर लिया। अच्छा, इसमें जो आपकी मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं ना, ये आप इजीली इजीली पेशेंट को बता सकते हैं। टेक्निकली मुश्किल होती है, लेकिन अगर पेशेंट सीख जाता है तो इनमें डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, एक एक्यूट एक्सरबेशन वाला पेशेंट इजीली ले सकता है और पेशेंट की एफर्ट कम लगती है, जो सबसे बड़ी बात। जब आप ड्राई पाउडर इनहेलर्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका सबसे ड्रॉबैक ये कि एक्यूट एक्सरबेशन में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होती। मसला ये कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, उसके लिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जब वो उस एरिया में डिलीवर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एयरवे डिसफंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आप डिफरेंट देखेंगे कि जो PMDIs हैं, द फेलियर टू इनहेल स्लो एंड डीप इज एज कॉमन मिस्टेक एज गुड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अगर आपने स्लोली और डीपली इनहेल नहीं किया तो वो आपकी जो फ्यूम्स है दवाई वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ पे आपकी बीमारी है, जो स्मॉल एयरवे डिसफंक्शन जहाँ पे हो रहा है, एस्थमा के पेशेंट्स में भी, COPD के पेशेंट्स में। ठीक है, DPI का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपने इफेक्टिव ड्राई पाउडर इनहेलर्स को अंदर लेके जाना है तो फ्लो शुड बी एज हाई एज 60 लीटर पर मिनट। अब एक एक्यूट एक्सरबेशन का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें इतनी एफर्ट ही नहीं होती कि इतनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से उसको इनहेल कर सके। वो करेगा, गले तक जाएगा और आपको अगले दिन आगे जाएगा, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा, मेरा गला भी ख़राब हो गया, मेरा मुंह भी खुश्क हो गया, मुझे खांसी ज़्यादा होगी, मुझे उल्टी आने वाली होगी। ये बहुत कॉमन है जो ड्राई पाउडर इनहेलर्स के साथ आपको होती है। तो आपकी सिलेक्शन जो है ना पेशेंट को ठीक करने में बहुत अहम रोल अदा करती है, ये बात कभी नहीं भूलनी। ठीक है, तो DPI इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है। अब इसकी आप डेपोजिशन के ऊपर भी जाएंगे तो पार्टिकल साइज बहुत मैटर करता है। मीटर डोज इनहेलर्स भी 2 में है, फाइन है, एक्स्ट्रा फाइन है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि फाइन का क्या फ़ायदा है और एक्स्ट्रा फाइन का क्या फ़ायदा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें ना, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग पार्टिकल साइज अगर आप देखें ना, इनहेलेशनल फ्लो का देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेपोजिशन आपकी यूनिफॉर्म है, सेंट्रल भी है, पेरिफेरल भी है और साइज आप देखें कितना है। ठीक है, अगर 1.5 माइक्रोन का है तो बहुत अच्छी आपकी डेपोजिशन भी है और पेरिफेरल भी है। 3 पे चले गए, साइज आपकी डिफ्यूजन भी कम हुई, डेपोजिशन भी कम हुई, 6 माइक्रोन पे जाके और कम होगी। तो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी ड्रग की डिलीवरी उस एरिया में कम होगी, आपका असर कम आएगा। ठीक है, अच्छा, यही ऑलमोस्ट आप COPD में भी देख ली, वो हमने एस्थमा के पेशेंट्स में देखा था, उसमें भी ऑलमोस्ट साइज का कितना मैटर है। तो अगर फाइन पार्टिकल है तो गुड लंग एंड पेरिफेरल डेपोजिशन अच्छी होगी। ठीक है, यही एम है आपको बताने का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अब आप देखेंगे तो हमारे पास फाइन है और एक्स्ट्रा फाइन है। ठीक है,
अब जो आपका वैक्यूलोमिथस ये दो में है, एक आपका ये वाला जो HFA जो हम नीचे देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल है और ये स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज है, स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज, और ये एक्स्ट्रा फाइन है जो हम देख। अब आप देखें एक्स्ट्रा फाइन जब आया तो उसकी डोज, लो डोज भी कम होगी, मीडियम डोज भी 400 पे और हाई डोज मोर देन 400 है, और आपकी जो स्टैंडर्ड पार्टिकल है उसमें 1000 है, 5 से 1000 पे मीडियम है और लो 200 से 500 है। तो साइज कितना मैटर करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आपका जितना भी पेरिफेरल डिपोजिशन और एक्स्ट्रा फाइन की जो भी ट्रीटमेंट होगी उसमें आपने देखना ये है कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में जितना पार्टिकल साइज अच्छा होगा, छोटा होगा, फाइन इज 2 to 5 माइक्रोन और लेस देन 2 माइक्रोन जो है वो आपका एक्स्ट्रा फाइन में आता है। तो हमने देखा कि एक्स्ट्रा, और हमने जो पीछे लंग्स की डिपोजिशन पे भी देखा था कि 1.5 पे सबसे अच्छी डिपोजिशन थी, पेरिफेरी पे भी थी और बहुत अच्छी थी। तो लेस देन 2 माइक्रोन साइज जो भी एक्स्ट्रा फाइन पे होगा उसकी मोर पेरिफेरल डिपोजिशन होगी विद एक्स्ट्रा फाइन, और जितना इसके ऊपर साइज जाएगा, हमने जिस तरह उसमें पिक्चर में भी देखा था, आपकी डिपोजिशन, आपकी पेनिट्रेशन, अवेलेबिलिटी आपका कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइन जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, ये PMDI और DPI की उसमें हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपकी PMDI ये प्रेशर मीटर डोज इनहेलर थी, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एस्थमा आपको सबको पता होगा, इसको हम बस स्किप करेंगे ज़्यादा कि मेंटेनेंस थेरेपी क्या होती है, रिलीवर थेरेपी क्या होती है, इसकी जीना की गाइडलाइंस हैं, कंट्रोलर क्या होती है, एक ये नई टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर, न्यू कैटेगरी, अभी तो वैसे पुरानी हो चुकी है कि आप एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो रिलीवर भी है और जो आपकी मेंटेनेंस के लिए यूज हो सकती है। पहले ये होता था कि एक आप प्रिवेंटर देते थे, वो लॉन्ग टर्म आती थी, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत डिले होता था और वो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होती थी। अभी ऐसी हैं जो एक्शन, जो उनका मोड ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट है, फौरन से रैपिड ऑनसेट और डिलेड भी रहता है, ठीक है। इसको हमने दो में किया, एक मार्ट थेरेपी कहते हैं, स्मार्ट कहते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। स्मार्ट इज सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। तो 2019 में फिर इसके ऊपर चेंज आया बहुत बड़ा, अगर आप देखें ये ऑलमोस्ट वो पुराना था जो हम पढ़ते रहे, और ये बाद में उन्होंने स्टेप 1 2 को इकट्ठा किया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा एज रिक्वायर्ड एक आपने फार्मेट्रोल लेना है प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना स्टेप 1 2 में। फार्मेट्रोल का फायदा ये है कि ये शॉर्ट एक्टिंग भी है और ये लॉन्ग एक्टिंग भी है, इसका जो मोड ऑफ ऑनसेट है वो बहुत रैपिड भी है और ये ज़्यादा 12 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उससे पहले जो पुराना स्टेप था, उस जो आप स्टेप 1 पढ़ते थे उसमें अमूमन साल्ब्यूटामोल को ऐड ऑन किया जाता था स्टेप 1 में। स्टेप 2 में वो कहते थे कि एक रेगुलर इनहेल वैक्यूलोमिथाजोन पे चले जाएं। साल्ब्यूटामोल का इशू ये था कि वो रैपिड ऑनसेट था लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं था क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट नहीं था, ठीक है। तो ये मेन इसमें चेंज आया। उसके बाद जो स्टेप 3 था उसमें उन्होंने लो डोज को फिक्स कर दिया, स्टेप 4 में मीडियम डोज का और स्टेप 5 में हाई डोज का। अच्छा, अब जो एक नई चीज़ आई एस्थमा में, आपने अमूमन देखा हम बीटा एगोनिस्ट और आप स्टेरॉइड्स के ऊपर ज़्यादा कोशिश करते हैं ना, तो स्टेप 5 में जीना में उन्होंने कहा कि आपका अगर पेशेंट बेहतर नहीं होता, आपको स्टेप अप करना पड़ रहा है, तो उसमें आप लामा भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीमस्करीनिक जो आपके जितने भी हैं ना लॉन्ग एक्टिंग, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 5 के अंदर उन्होंने डाला, प्लस कुछ और थी फिनोटाइप्स होती हैं, इसकी एंडोटाइप्स होती हैं, कुछ बायोलॉजिक्स होते हैं, वो भी आप स्टेप 5 में यूज़ कर सकते हैं, ओरल स्टेरॉइड भी। तो अभी जो लेटेस्ट था वो ये कि आप ICS और लामा के साथ लामा को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रिपल कम्बिनेशन ले सकते हैं अगर आपकी पेशेंट की एस्थमा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पहले हम लामा को प्रीडोमिनेटली किस में यूज़ करते थे, COPD के पेशेंट्स में यूज़ करते थे, ठीक है। इसके ऊपर फिर एक स्टडी भी की गई, ये पूरी रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड मल्टीनेशनल स्टडी थी और इसके हम एंड रिजल्ट पे जाते हैं बस। तो इसमें उन्होंने देखा कि आपकी जो स्टडी थी उसमें ओवरऑल एक्सरसाइजेशन में बेनिफिट होता है, ठीक है ना, जब आपने यूज़ किया। और ये फिर एक हमने COPD के ऊपर जो अभी नया आया, पहले एक ग्रुप हम जो पढ़ते थे वो था ABCD, CD को खत्म करके उन्होंने नहीं किया, ये किस तरह से करते हैं, ये पूरा एक पैटर्न है, ये एक्सरसाइजेशन, स्कैट स्कोर, MMRC वगैरह करके करते हैं।
तो उसमें ग्रुप ए में अगर आपका पेशेंट फाल करता है तो एक ब्रोंकोडायलेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बी में लाबा प्लस लामा करते हैं। ग्रुप बी में आप लाबा प्लस लामा करते हैं। और अगर आपका यूसिनोफिलिक काउंट मोर देन 300 है तो आप इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। इसकी भी आगे कुछ वो है इंडिकेशन हैं जिसके ऊपर आप देते हैं। अगर आपने इनहेल्ड स्टेरॉइड्स यूज़ करने हैं तो आपने ये ग्रीन वाले टेबल को लाजमी देखना है कि कोई कंकरेंट एस्थमा है, ओवरलैप है, आपका यूसिनोफिलिक काउंट मोर देन 300 है, या मोर देन 2 मॉडरेट एक्सरबेशन हैं, या सिंगल है जो आईसीयू में आप पेशेंट को लैंड करते हैं तो उसमें यूज़ करना है। किन में नहीं करना उसका भी पता होना चाहिए। आपको जब इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो इवेंट्स ऑफ निमोनिया बढ़ जाते हैं। अगर एक पेशेंट्स को निमोनिया हो रहा है तो कोशिश करें सीओपीडी के पेशेंट में स्टेरॉइड बिल्कुल ना दें। ईओसिनोफिलिक काउंट अगर कम है लेस देन 100 है तो भी ना दें। या पेशेंट को कोई माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई एंटीएम है, कोई उसमें भी आप अवॉइड करें। ठीक है। तो बेसिकली हमारा आज का जो मेन था वो ये था बेक्लोमेथासोन विद फार्मिट्रोल और ग्लाइकोपाइरोनियम जो एमडीआई और डीपीआई में अवेलेबल है। ठीक है। 12 आवर्स के ड्यूरेशन के साथ यूज करते हैं। ट्रिम्बो और इसको आप क्या कहते हैं, किस नाम से आता है पता है किसी को? ट्रिम्बो फर्स्ट, चलो ये आपसे पूछते हैं कि जो फर्स्ट था मीटर डोज इनहेलर जो ट्रिपल रजीम में आया था उसका नाम क्या था? चलिए जी आप बताएं। नहीं। अच्छा जी। वो तो थोड़े को क्या? अच्छा ये इधर है। हाँ जी चले बताएं। कौन बताएगा? सबसे पहले पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ है ना वो ट्रिम्बो लॉन्च हुआ, केजरीवाल ने लॉन्च किया था। मैं जब यूके में था 2019 में, उससे पहले काफ़ी अर्से से ये यूके में यूज़ होता था। तो वहाँ पे तो अभी इसका ड्राई पाउडर इनहेलर फॉर्म भी है। पाकिस्तान में सिर्फ मीटर डोज इनहेलर फॉर्म में लॉन्च हुआ है, लेकिन अब तो ये भी पुराना हो चुका है। अब इनके देखिए काफ़ी ड्राई पाउडर इनहेलर आ चुके हैं, लेकिन स्टिल जो मीटर डोज इनहेलर अवेलेबल है वो हमारे पास ट्रिपल रजीम ट्रिम्बो के नाम से बहुत इफेक्टिव किस्म का इनहेलर है। आप पेशेंट्स में अब तो काफ़ी अर्सा हो गया यूज़ करते हुए। ठीक है। सो इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम कहते हैं ना कि जब आप इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो निमोनिया ज़्यादा होने का चांस होता है। तो इसमें भी एक स्टडी हुई, उसके ऊपर देखा ये गया कि सीओपीडी पेशेंट्स ट्रीटेड विद एक्स्ट्रा फाइन आईसीएस हैव ए लो रिस्क ऑफ निमोनिया देन दोज ट्रीटेड विद फाइन पार्टिकल्स आईसीएस। ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा फाइन थे उनमें चांसेस ऑफ निमोनिया कम हुए। ये स्टडी थी पूरी। इसको वैसे अब इतना टाइम थोड़ा है हमारे पास, स्किप भी करेंगे, लेकिन इसका एंड पॉइंट यही था। ठीक है। ये अगेन वही एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी जो हम डिफरेंट पढ़ते हैं, उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड का रोल है और जो डिफरेंट PD4 इनहिबिटर्स वगैरह हैं। So triple inhaled therapy of LABA plus LAMA plus ICS improves lung function, symptoms and health status and reduce exacerbations compared to LABA plus ICS, LABA plus LAMA or LAMA monotherapy। ये एविडेंस वन है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये बताना ये चाह रहा है कि अगर आप ट्रिपल रजीम करते हैं तो आपकी एक्सरबेशन एपिसोड और वो दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ये एक और ट्रायल था, इसको भी हम आगे करेंगे। ये भी बेसिकली इसी इम्पैक्ट ऑफ फिक्स ट्रायल था थेरेपी का। इसका भी एंड रिजल्ट आपका यही था कि आपकी इंप्रूवमेंट आती है सारी चीज़ों में। अच्छा एक और चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है कि अब मीटर डोज इनहेलर्स हैं ना, ये भी दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं सस्पेंशन में आते हैं और एक को कहते हैं सोल्यूशन में आते हैं। अब किसी को डिफरेंस पता है कि सस्पेंशन और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? कोई भी केमिस्ट्री का बंदा हो उसको भी पता होगा, किसी को पता है? सर जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। सस्पेंशन में यू कैन सी कि सॉल्यूट सिर्फ सॉल्वेंट है। नुकसान क्या होता है? सस्पेंशन का मुझे लगता है उसका हो सकता है कि वो इफेक्टिवली ट्रीट नहीं कर सकता उसको इफेक्टिवली, उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सोल्यूशन हो सकता है। काफ़ी चीज़ इन्होंने बताई है। सोल्यूशन क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। सस्पेंशन क्या होगा कि उसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे।
सबसे बड़ा हमारा मुल्क में इशू ये है कि हमारे पास मेजोरिटी जो मीटर डोज इनहेलर्स अवेलेबल हैं दिया सस्पेंशन में ये होता है कि यू हैव टू शेक, और शेक करने के बाद में उसमें इशू ये होता है कि आपकी स्टार्ट में डोज में भी अच्छी जा रही हो, जब एंड पे थोड़ी रह जाए तो आपको उसकी जो आप पफ करते हैं उसमें आए, लेकिन डोज उतनी ना हो जितनी उसमें रिकमेंडेड है, क्योंकि डोज सस्पेंशन की वजह से थोड़ी सी उसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, सोल्यूशन का फायदा ये होता है कि सोल्यूशन के अंदर होमोजीनियस है, आपने शेक नहीं करना, आपने जब भी उसको प्रेस करेंगे किनिस्टर को, आपकी जो पफ निकलेगा उसमें स्टैंडर्ड डोज आएगी और स्टैंडर्ड डोज ही डिलीवर होगी। तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी स्टडी की गई इसी चीज़ को देखने के लिए, उसमें टाइम नहीं है ज़्यादा डिटेल में जाने का। उसका रिजल्ट यही था कि जो सस्पेंशन है उनमें डिलीवरी ऑफ ड्रग पूरी नहीं होती, कम जाती है, और पेशेंट्स की सिम्टम्स भी उस वजह से कंट्रोल अच्छी नहीं होती, और बाज़ का पेशेंट ले रहा होता है और आपका सस्पेंशन में एक्टिव प्रिंसिपल जो उसका वो ख़त्म हो चुका होता है, और वो सिर्फ एक हवा को अंदर कर रहा होता है। इसके अंदर फ़ायदा ये है जो आपका सोल्यूशन है कि इसके अंदर होमोजीनियस है, और ये जो ट्रिम्बो इनहेलर है इसमें अच्छी बात ये है कि इसके साथ काउंटर दिया गया है। अगर आप 121 डोजेज हैं एक के अंदर, आप जब एक यूज करेंगे तो 120 रह जाएगी, जब आपकी जीरो होगी तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि इसके बाद अगर एयर आ रही है तो एयर है, वो कोई एक्टिव पेनिसिलिन नहीं। सर 121 होती है शायद, ये 120 वो सर वो तजर्बे की जस्ट टू यूज द, मतलब वो अगर आपकी आगे पीछे हो। तो इसको स्टोर कैसे करना है, इसको स्टोरेज के बारे में बताएं। अच्छा, इसमें सर दो चीजें हैं, जो ट्रिम्बो है ना, वैसे ये मेरे से ज्यादा बेहतर बताएंगे। 2 मंथ का स्टोरेज है होता है, अगर आपने एक दफा रेफ्रिजरेटर के से निकाल लिया तो 2 मंथ में यूज करना है, और अगर आपने यूज नहीं करना तो फिर आपने रेफ्रिजरेटर में इसको टेम्परेचर के ऊपर रखना होता है, मेंटेन होता है। वो आप ज्यादा बताएंगे। अगर मैं सीपीयू वाला होगी पेशेंट पूछते हैं कि जो गर्म इलाकों से आते हैं साउथ पंजाब या वो क्या करें जो साथ कैरी करना होता है, तो ये सबके लिए बता सर बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टोरेज है इंटरनेशनली वो ये है कि जब तक आपने पेशेंट को डिस्पेंस नहीं करना तब तक इसको बिलो 20 या 18 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। जब पेशेंट ने वंस इसको लिया उसके बाद इन यूके इट इज बीइंग यूज्ड फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि इसमें जो ज्योग्राफिकल स्टडीज हुई है उसमें स्टेबिलिटी इसकी 4 मंथ्स या 4 मंथ से ज़्यादा भी है इन यूके। इन पाकिस्तान वी रिकमेंड इट फॉर 2 to 3 months इसको विदाउट टेम्परेचर। सम पेशेंट्स में बेसिकली केमिस्ट लेवल पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ये आता है कि वो उसको दोबारा से जाके फ्रिज में रखते हैं कि फ्रिज में रखने वाली आइटम जी, इट्स नॉट, इट्स ओनली वेरी कॉमन किसी की ये जो आपने आपने में बात की ना कि हमने तो सिर्फ जब हमसे आगे यूज करनी थी इसको रेफ्रिजरेशन रखने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, इवन अगर गर्म लाके से देना उसके लिए जरूरत नहीं है, वो कहते हैं नहीं ये कैसे का इसको फ्रिज में ले जाकर रखना है, तो मैं आप मुझे कहते हैं ये में डाल के रखें, जब आपको जरूरत हो आपने ध्यान रखिए। लोग कहते हैं उसको एक इनहेलर लेना है तो उसको ठंडा फ्रिज सर वी डू एट आवर लेवल आवर बेस्ट कि हम केमिस्ट को अवेयरनेस और ये ब्रोशर भिजवाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, बट वो केमिस्ट लेवल पे चीज़ें ट्रिकल करती हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको नॉर्मल पॉकेट में रख के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऐसे ही। तो बीइंग अ इंटरनेशनल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, और 121 का ये था कि सर क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होता है यूरोप में, तो यूरोप में बाउंडिंग ये है कि आपने जो डोजेस देनी है ना, एक डोज पेशेंट को ज़्यादा दें ताकि जो पेशेंट ने प्राइमिंग करनी है इनहेलर की वो उसका अच्छा, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो अभी आपको पता चला सस्पेंशन और सोल्यूशन में कितना डिफरेंस होता है, और आपके सारे मीटर डोज इनहेलर जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी अवेलेबल है दे आर सस्पेंशन। ठीक है, अच्छा ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की, ये वही स्टडी है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो डिफरेंट स्टडीज यूज इसके ऊपर की गई सस्पेंशन सोल्यूशन को देखने के लिए। ठीक है, उसमें रिजल्ट वही था जो हमने आपको बताया कि एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं, लेस देन 2 माइक्रोन साइज होता है, डीप जाते हैं, एमडीआई है, और कोऑर्डिनेशन भी आसान है, इसको स्पेसर के बगैर भी आप इजीली पेशेंट अगर करता है तो कोऑर्डिनेट करके यूज कर सकता है। तो इवॉल्विंग टू अ सिंगल इनहेलर एक्स्ट्रा फाइन लाबा लामा आईसीएस, तो अभी आपका क्या क्या ख्याल है, कौन सा है? ट्रिम्बो, ट्रिम्बो नाम आपने याद करके जाना सर। सर आपने कंप्लेंट भी एक्सपोज की, सॉरी सर,
इसको जल्दी से, ये डिफरेंट स्टडीज हैं जो इसके ऊपर की गई है, ये सारी वो स्टडीज हैं जो मैं अभी बाईपास कर रहा हूँ, जिसमें इसकी जो एविडेंस दी गई, जो बातें आपको बताई गई हैं वो उसके ऊपर है, ठीक है। ये सारी इस चीज की है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, इसको मेरे ख्याल में अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान फर्स्ट एक्स्ट्रा फाइन फिक्स ट्रिपल इनहेलर इज बस आपने सारा पढ़ लिया, आपको सारा समझ आ गया है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ये बीडी में देते हैं फिर टेपर करते हैं। सर तुझे बात करना टाइम थोड़ा खाना ठंडा हो जाए। मैंने क्वेश्चन नहीं करना कि जूनियर बच्चों के लिए और सीनियर के लिए भी ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मजे की है। मेरे जब काबिल बंदा पढ़ता रहे जो लगता रहे, ये जो आपने बात की ना FDI 1956 ये आपने मेरे खिलाफ साजिश की है। ये जो 1956 में जो FDIs बने थे ना, इसकी बड़ी मजे की स्टोरी है कि जो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी सोल्यूशन फॉर्म में सल्ब्यूटामॉल बनाती थी एस्मा के लिए, उस मालिक के बेटी उसने एक दफा परफ्यूम स्प्रे किया और वो परफ्यूम थोड़ा सा उसके गले में चला गया। तो उसने अपने बाप से कहा कि जी ये मेरे इस परफ्यूम जब स्प्रे करते हैं तो ये मैं दवाई क्यों नहीं स्प्रे कर सकती अपने अंदर कि जो मैं उसके इनहेल कर। तो उसके बाप ने फिर 55 की बात है, 1955 में उसके बाप ने अपने इंजीनियर्स को लगाया कि जी ये करो। एंड 1956 में पहला FDI इससे आया था, उसकी बेटी ने उसको इंसेंटिव दिया था, ये उसके आइडिया सारा याद है ये मैंने मेरा एक कमेंट इस पे है और डॉक्टर इमरान भी इस पे, और आपका भी व्यू चाहिए। आपके पास बंद कर दी गई है, वो देखा सारे यूजर से क्या नहीं। आवाज आ रही है? आ रही। तो उसको ट्रिपल थेरेपी देने का फायदा नहीं होगा, उसको हमें स्टेरॉइड से हटा के तो नॉन T2 हाई एस्मा, मतलब आप कह रहे हैं एंडोटाइप जो ये नॉन इयोसिनोफिलिक एंडोटाइप है उसके बिल्कुल, लेकिन इशू ये है कि हमारे पास अभी कौन सी ऐसी अवेलेबल है, एक फिनो आप कर सकते हैं, हाँ, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ के लिए इशू है, लेकिन एग्जैक्टली उसमें भी है कि आपने डायरेक्ट ट्रिपल पे तो जंप नहीं करना, आपने पहले तो फुल डोज तक, हाई डोज तक जाना है। अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता फिर आप यू थिंक ऑफ एडिंग लामा भी। और अगेन जो एंडोटाइप आप बात कर रहे हैं नॉन इयोसिनोफिलिक, ये T1 T2 हेल्पर सेल्स के ऊपर अपना एंडोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप तो फिजिकल अपीयरेंस है, तो एंडोटाइप ये दो में करते हैं। उसकी जो परसेंटेज है, प्रेवलेंस है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इयोसिनोफिलिक। तो हमारा मेजोरिटी जो पेशेंट है ना वो ज्यादातर इयोसिनोफिलिक के साथ आता है, इसीलिए उसकी आपने देखा कि ये एस्थमा में तो ऐसा सच नहीं है, जो हमने गोल्ड की क्लासिफिकेशन COPD में देखी है उसमें हमने स्टेरॉइड भी अगर देने हैं तो उसमें हमने कहा है कि इयोसिनोफिलिया 300 से ज्यादा होगा तो आप उसमें जाएंगे। तो ये हर एक में नहीं है, इट इज मोर ऑफ कि आपने पेशेंट सिलेक्शन क्या है आपकी। You're right, लेकिन we started doing pheno about 6 months ago in Shifa, MH वाले तो काफी पहले से कर रहे हैं, and to be honest, to my surprise, there is a good proportion of patients that have normal pheno. तो yes, इस्लामाबाद में पिंडी में एग्जैक्टली फिनो इज ना वेरी क्रूड मैं कहूँगा मेथड है आपने इयोसिनोफिलिक और नॉन इयोसिनोफिलिक पे करना, क्योंकि मेजोरिटी जो पेशेंट्स हैं दे आर ऑन स्टेरॉइड्स
और स्टीरॉयड आपका यूसिनोफिलिक लेवल को वैसे ही कम करते हैं। तो अगर आपने उस पे जाना है तो यू हैव टू गो ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, और वहां से आपने T2 को और उसको करके उसके ऊपर अगर बनेगा दैट विल बी द डिफरेंट। हमारे में यूसिनोफिलिक इसलिए भी कम आता है कि ऑलरेडी वो फुल डोज स्टीरॉइड्स पे होते हैं। Yes, but I was talking about naive patient. But anyway, the point here is कि हमें सारी चीजों को जरूर कंसिडर करना है before we escalate therapies or change therapies. चलिए, मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन? नो वो देयर इज नो फ्री लंच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Rizwan Akhtar, and thanks to all our distinguished speakers for their outstanding contribution today. We have had a comprehensive and enriching series